2027 में किस तरीके से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। जिससे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुला तो उसका भी नामकरण सोनेलाल पटेल जी के नाम से हुआ। 1993 के बाद से लगातार राजा भैया जीत रहे हैं कुंडा से। 1980 के बाद से कांग्रेस लगातार रामपुर खास में। देखिए, एक्टर तो हमारी प्रतापगढ़ की ही माटी से अमिताभ बच्चन जी हैं। ये गाना मुझे याद है और उसी पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर बाथरूम में कोई ये गाना नहीं गाता है ना। नमस्कार, मैं आलोक और आप देख रहे हैं सोशल नेताजी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन ने 70 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, जिनमें से 3 कायस्थ कैंडिडेट पर उन्होंने भरोसा जताया है। उनमें से ही एक हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि प्रतापगढ़ से जिलाध्यक्ष चुने गए हैं और इसके पहले भी ये जिलाध्यक्ष थे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद आलोक जी। जी, जी, धन्यवाद। जैसे कि शिक्षक, उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता, फिर भाजपा के जिला महामंत्री, फिर भाजपा के जिलाध्यक्ष और फिर से जिलाध्यक्ष। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? निश्चित रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास जताया हुआ है कि मुझे फिर से पुनः दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं उस पर पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करूँगा और प्रयास करूँगा कि सभी कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान की लड़ाई, कि उन्हें कहीं भी कोई समस्या हो, उनको साथ लेकर के, उनको एकजुट करके, जो कुछ अभी नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ने का काम करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि प्रतापगढ़ का जो राजनीतिक समीकरण है, जैसे कि 7 विधानसभा सीटें हैं और पिछले 2022 के चुनाव में 2 ही सीटें भाजपा के खेमे में आई, एक भाजपा और एक सहयोगी दल की। तो कौन-कौन सी सीटें चुनौतीपूर्ण है भाजपा के लिए आपके हिसाब से, आने वाले समय में? कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है। अब पिछले उसमें हमको उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन मेरा अब की बार प्रयास रहेगा कि मैं सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के घर जा कर के उनको संगठन के प्रति एक जोड़ने का काम करूँगा और 2027 में किस तरीके से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएँ, इसके लिए मैं पूरा अपना जितना भी मुझसे बेहतर से बेहतर जितना परिश्रम करना पड़ेगा, उतना परिश्रम करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि देखा जाए तो कुंडा की सीट और बाबागंज और रामपुर खास, ये हमेशा से भाजपा के लिए चुनौती रही है। तो इन सीटों में अभी तक तो जो आंकड़ा आया है लंबे समय से, 1993 के बाद से लगातार राजा भैया जीत रहे हैं कुंडा से, 1980 के बाद से कांग्रेस लगातार रामपुर खास में जीत रही है, तो अभी तक ये नहीं टूटा है। तो ये चैलेंज आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसी चैलेंज को, ये जो नहीं टूटा है उनका, उसी को तोड़ने का काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि यह जो उनका एक किला है, उस किले को ढहाने का काम करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल कुंडा में, बाबागंज में और रामपुर खास में खिले। देखिए, पहले ये लोग जो जीतते थे, बड़े ही मार्जिन के साथ जीतते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 हो, 2017 हो, 2022 हो, इनके जीत का अंतर बहुत ही कम होने लगा है। बाकी ये पहले प्रदेश में और उसमें जीतने वाले में मार्जिन में इनका स्थान रहा करता था। तो निश्चित रूप से यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि उन विधानसभाओं में भी हमारा ग्राफ बढ़ रहा है और 2019 की अपेक्षा अब की बार जो 2024 का चुनाव था, 2024 के चुनाव में कुंडा और बाबागंज में मुझे 2019 की अपेक्षा, भले मेरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीता, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज वहाँ पर बढ़ा है और कार्यकर्ता पूरी तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं और मैं भी कार्यकर्ताओं के बीच में जा कर के इस बात का प्रयास करूँगा कि अब की इन सीटों पर भी कमल खिले। जी, जी। जैसे कि प्रतापगढ़ की राजनीति में अगर देखा जाए तो पटेल वोट बैंक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी वर्तमान सांसद इसी कम्युनिटी से आते हैं, 3 विधायक भी इसी कम्युनिटी से आते हैं, एक तो हमारे विश्वनाथगंज के आपकी पार्टी के सहयोगी हैं। तो इस वोट बैंक को आप किस हिसाब से देखते हैं प्रतापगढ़ की राजनीति में?
देखिए, पटेल वोट बैंक तो प्रतापगढ़ में है ही है, और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं और तमाम पार्टियों से और सांसद और 3 विधायक पटेल बिरादरी से ही आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास भी पटेल नेता हैं, और आने वाले समय में पटेल वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना जी, चाहता जी। हूँ। इसी को देखते हुए जैसे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुला तो उसका भी नामकरण सोनेलाल पटेल जी के नाम से हुआ। तो जिसका जिसका बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जैसे कि एक तुष्टीकरण के रूप में देखा गया। तो क्या इसी वोट बैंक को साधने का प्रयास सारे लोग सारी पार्टियाँ कर रही हैं? देखिए, सभी पार्टियाँ जात के नाम पर बाँट करके वोट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास रखती है। हम सब कहीं भी जाते हैं, तो हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा हमारे पास प्रधानमंत्री हैं। हमारे पास लगातार मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो हम लोग उनके काम पर, उनकी नीतियों पर जाकर के वोट माँगते हैं। जाति में हम लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करके काम करने का प्रयास करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे काम के आधार पर ही सारी जातियाँ, उसमें चाहे जो भी हो, सब हमारे साथ जुड़ने के लिए तत्पर हैं। जी, जैसे कि राजनीति में जितने भी नेता रहे हैं मतलब कहीं न कहीं बहुत सामंजस्य बिठा के चलना होता है। देखिए, आदमी के घर में अगर 4 परिवार, 5 परिवार हैं, तब भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ टुन्न-पुन्न रोज़ होती ही रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिले का मुखिया होने के नाते इतना बड़ा परिवार है, सबको साथ लेके चलने में कभी-कभी कहीं कोई टुन्न-पुन्न इधर-उधर, ये सब छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वह निश्चित रूप से, जो उसको देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है, वह जैसे ही कमल के फूल की बात आती है और भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, वो निश्चित रूप से अपनी सारी चीज़ों को भुला करके संगठन के लिए और कमल के फूल के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर के सबके साथ मिल कर के उस धारा में चलने का काम करता है। हमने तो आपको हमेशा प्रफुल्लित देखा है। तो तनाव से निपटने का कोई अगर आपको कोई रास्ता हो या फिर कुछ आपको लगता है जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहें? देखिए, कहीं-कहीं, कभी-कभी निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में तनाव तो आता ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी तनाव आए और जिस बात को लेकर के तनाव है, अगर उस आदमी से संवाद स्थापित कर लिया जाए और चीज़ें बैठ कर के समझ ली जाएँ, तो निश्चित रूप से सारे विवाद का को समाप्त करने का एक माध्यम है संवाद, और कभी किसी के बीच में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। आप संवाद के माध्यम से बड़े-बड़े विवाद को, बड़े-बड़े तनाव को आप ख़त्म कर सकते हैं, और मैं उसी मंत्र को लेकर के चलता हूँ। कोई फ़िल्में देखता है, गाने सुन लेता है, थोड़ी दिन भजन सुन लिया तो उसका माइंड थोड़ा हल्का हो जाता है। तो आप फ़िल्में देखते हैं? फ़िल्में पहले देखते थे, अब जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, हम लोग के पास समय ही नहीं है, और हम लोग जब भी तनाव की स्थिति में आते हैं, जब भी कहीं कोई इस तरीके की बात आती है, तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का चेहरा, उनकी कार्यपद्धति को याद कर लेते हैं कि वह लगातार 18-18 घंटे काम करते हैं। कहीं चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कभी एक दिन बीमार नहीं पड़े, एक दिन छुट्टी नहीं लिए। उनकी बातों को ध्यान करके पुनः अपने काम में लग जाते हैं, अपने आप सारा तनाव दूर हो जाता है। जी, जी। अच्छा आपने आखिरी फ़िल्म कौन-सी देखी थी, जो याद हो आपको कि लास्ट कब? 10 साबरमती मैंने देखी है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ देखी हो, 2 गोधरा कांड है। अच्छा, तो आपके पूरे लाइफ़ में मतलब जैसे जब एक दौर होता है कि सिनेमा एक रुझान होता है, देखते हैं, तो कौन-सा एक्टर आपके लिए फ़ेवरेट था या फिर जिसको लेकर के लगता था ये अच्छा काम करता है? देखिए, एक्टर तो हमारी प्रतापगढ़ की ही माटी से अमिताभ बच्चन जी हैं, सदी के नायक हैं, तो वो तो निश्चित रूप से हम सबके, सभी के लिए, भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे जो पीढ़ी हो, वो निश्चित रूप से सबके मनपसंद हीरो रहे हैं। जी, जी। और आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है जो आप कभी गुनगुनाते हो? देखिए, कभी इस तरीके का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन कभी-कभी
कुछ है जो गुनगुना लिया जाता है। एक लाइन जैसे कि हर कोई बाथरूम में गाता है या कोई काम करते हुए गुनगुनाता है, हम सब गुनगुनाते हैं, तो जो कभी एक बार जुबान पे आ जाता है, आदमी खुश होता है तो आ जाता है। देखिए, मैं तो हमेशा वो गाने तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि कभी अलग-अलग जगह बज रहा है तो आदमी मन वो हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा जो प्रार्थना शुरू से बचपन से कर रहा था, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, यही गाना मुझे याद है और उसी पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर बाथरूम में कोई ये गाना नहीं गाता है ना? ये आप बहुत ही गूढ़ प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। इस तरीके का कोई विशेष वो नहीं है। बस बाथरूम में भी रहते हैं तो केवल कार्यकर्ताओं का चिंतन, कार्यकर्ताओं का मंथन, कल की क्या योजना है, आज मैंने कितना काम किया है, इसी पर पूरा फ़ोकस रहता है। अगर आज एक उदाहरण दिया जाए तो शिक्षा से राजनीति में एक शिखर तक पहुंचने वालों में जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं, तो आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को जैसे कि आप भी शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मुख्य रूप से शिक्षक ही हूँ और पढ़ाते प्रभु का वो था और काम तो पहले भी पार्टी में संगठन में करते थे, लेकिन मुख्य भूमिका में नहीं थे। अब मुख्य जिम्मेदारी मिली है तो निश्चित रूप से जो उसमें पढ़ाने का जो मेरा अनुभव रहा है और जिस तरीके से मैं अपने विद्यार्थियों को जो है वो करता था और गणित पढ़ाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी में आप सबको साथ लेकर के और प्रयास करके कि सबकी मनोभावना को समझते हुए और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करते हुए प्रतापगढ़ में काम करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मैं उनका नाम लूँगा और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या पहला ख़्याल आपके मन में आता है? वो एक बार आप दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। जैसे कि कल्याण सिंह। कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे, बड़े विराट व्यक्तित्व थे। निश्चित रूप से कल्याण सिंह का जो कार्यकाल था लॉ एंड ऑर्डर के लिए आज तक वो अपने आप में एक मिसाल है। जी, मुलायम सिंह यादव। आज जो जातिवाद का नासूर कहीं न कहीं समाज में जो चल रहा है, ये सब भी उन्हीं की कहीं न कहीं उपज है, कहीं न कहीं उसको बढ़ाने का काम भी उन लोगों ने किया था। बहन मायावती। मायावती जी का भी अपना कार्यकाल था, लेकिन मायावती जी के बारे में आप जानते हैं कि वन मैन शो था, जो वो निर्णय लेती थी, वही निर्णय सर्वमान्य होता था। उस समय पैसा लेकर के टिकट दिया जाता था, जी, अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जी तो केवल कुछ 2-3 जातियों को लेकर के ही उन्हीं का विकास और अपने परिवार का विकास करने का काम किया है। जी। योगी आदित्यनाथ जी। जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली है, तब से यह जो उत्तर प्रदेश है लगातार देश के मानचित्र में चाहे जिस भी क्षेत्र में हो अपना परचम फैला रहा है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज वह उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और अभी आपने देखा होगा कि देश की आधी आबादी उस संगम में स्नान किया, इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हुआ। यह कहीं कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा आयोजन कि जिसमें देश की आधी आबादी स्नान कर लेगी और मतलब यह अपने आप में निश्चित रूप से कहीं न कहीं अकल्पनीय, अविश्वसनीय है कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जी, जी। जैसे कि महाकुंभ के आयोजन पे जैसे कि बात चल रही है, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने काफ़ी कमियाँ गिनाई और कई जो दुखद घटनाएँ हुई, उस पर भी उन्होंने काफ़ी प्रहार किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी का काम ही है कि उनको मुख्यमंत्री जी के विपक्ष में बोलना है, लेकिन उनको अपना कालखंड भी याद करना चाहिए कि किस तरीके से यही उत्तर प्रदेश है जहां शाम को रात को हमारी बहन बेटियां रोड पर सुरक्षित नहीं थीं। आज रोज चोरी, छिनैती, डकैती, कत्ल, हत्या होती थी। आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में ऐसा शासन व्यवस्था, ऐसी कानून व्यवस्था लागू की है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी अपराधी हो। चाहे वो मेरे भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, कोई भी हो। अपराधी अपराधी होता है। म पहले की सरकारें इन्हीं को प्रश्रय देती थी, इनका सहयोग करती थी, लेकिन आज हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को योगी आदित्यनाथ जी लागू किए हुए हैं। आप हमारे सोशल नेताजी के माध्यम से प्रतापगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? प्रतापगढ़ की जनता
को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पार्टी ने और संगठन ने मेरे ऊपर यह विश्वास जताया है, मैं प्रतापगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए और किस तरीके से 2027 में जो हमारी 7 विधानसभा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कमल खिले, यही मेरा पूरा प्रयास रहेगा और इसमें मैं अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन और चाहूँगा कि वो कंधे से कंधा मिला करके जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में यह भारत विकसित भारत बने, वह कैसे पूरा हो इसी के निमित्त काम करने का प्रयास करूँ। जी, जी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद। आगे की और भी खबरों की हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सोशल नेता जी।